बस अभी मैं बता रहा हूँ सर के बारे में। सर नेशनली इंटरनेशनली कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना स्पीच डिलीवर कर चुके हैं एंड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2015 इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2016 राजीव दत्ता सर, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड एटीएन बांग्लादेश मिस्टर राजीव दत्ता सर, लेक्चर गिवन पैरिन मेडिकल कॉलेज राजशाही, पीएलएसएस मेडिकल कॉलेज उन्नन टीएसएम चाइना, सोफिया यूनिवर्सिटी यूएसए, अजमल मेडिकल कॉलेज होजाई ईईटीसी एंड मैनी हॉस्पिटल इन इंडिया एंड अब्रॉड में अपना स्पीच डिलीवर कर चुके हैं सर। वो शख्स हमारे बीच में आज अवेलेबल हैं एंड इन्होंने जो सेमिनार्स कुछ अटेंड किए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ साइंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ साइंस, कोविड-19 डिजीज कंट्रोल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज फॉर वैक्सीन बायोथेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। Silver colloidal nanoparticle, a safe natural alternative immunity booster for combating pathogens including SARS-CoV-2, Islampur College, North Dinajpur। IISC Bangalore, India, University of Pennsylvania, University of Colorado, School of Medicine, USA, Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata, India। खत्म नहीं हुआ। He is also the Indian Science Scrubber, lifetime member of Indian Science Scrubber, ISM IIT धनबाद से ऑलरेडी सर हैं एंड पैनल मेंबर ऑफ नैनो ट्रेंड्स यूएसए। ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ नासा। साहब हम यूएसए देखने का दीदार सपना रखते हैं ना कि यूएसए देखेंगे, यूएसए की टीम सर को ढूंढने के लिए आती है। प्राउड टू बी द कि सर यहाँ पर हमारे बीच में अवेलेबल है। आज जो सर हम लोगों को इंफॉर्मेशंस देने वाले हैं ना, उसको नोट कर लीजिएगा। सर जो सारी इंफॉर्मेशंस अभी हम लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, दिमाग के सारे धागे खुलने वाले हैं। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा, मंच दूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी स्पेशल लीडर्स से सर प्लीज सर का आप एक बार वेलकम करें बुके के साथ में। सर प्लीज ज्वाइन अस सर। मिस्टर राजीव दत्ता सर प्लीज ज्वाइन अस। Stage is yours for next time and please जो सर के पीपीटी आपको दे देंगे। गुड आफ्टरनून। लो जा रहा है ना। गुड आफ्टरनून। नहीं ये भी ठीक नहीं जा रहा। गुड आफ्टरनून। या दैट्स ग्रेट साउंड। सो द ऑनरेबल मेंबर ऑफ रेनेडस फैमिली, आज आप लोगों को एक साथ देखने का जो ख्वाहिश था वो मेरा पूरा हुआ एंड आई एम
एंड आई एम ऑल्सो ऑनर्ड कि आपने हमारा जो बात है वो आपके सामने रखने का मौका दिया. दैट्स वाई अनदर थैंक यू. द थिंग इज दैट मेरा जो लाइफ टाइम कैरियर है वो पूरा रिसर्च में ही गया हुआ है. तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दिस पीपल्स ऑनरेबल फैमिली मेंबर ऑफ रेंडस फैमिली, क्या अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा खोल के सुनिए. कैन आई बेग पार्डन फॉर दैट? इतना छोटा यस? हाँ, ये होना चाहिए. देखिए, हर कोई बोलता है कि मंत्र, वैदिक जो मंत्र होता है ना, वो गलत होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है ना. ठीक बोला ना? लेकिन एम्स दिल्ली का 2-3 डॉक्टर जो मेरे बहुत ही खास दोस्त है, हमने इसके ऊपर रिसर्च किया. कैसे रिसर्च किया वो मैं थोड़ा बोलूंगा आपको. हमारा जो मंत्र है उसमें एक है शिव तांडव. हाँ, शिव तांडव बारे में सुना है ना सब? हाँ, तो शिव तांडव. तो मैं पहले शिव तांडव से ही बात करता हूं. तो हमने ये शिव तांडव एक आदमी को से, मान लीजिए वो आदमी है सैंपल साइज, एज ए सैंपल, तो उनको बुलाया और बोल के 2-3 बार 10 बार उसको बोलने के लिए बोला. और उसके बॉडी में बोलने से पहले उसका हार्ट रेट, उसका बीट रेट सब ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया. अभी वही चीज एम्स हॉस्पिटल में 30 दिन से उनको बुलाया गया और कुछ मेडिकेशन नहीं है, नो मेडिकेशन. क्या देखा गया जानते हैं? उसका हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन में डिफरेंस आ गया, इंक्रीज हुआ उसका ब्लड सर्कुलेशन लेवल, उसका एनर्जी भी इंक्रीज हो गया. तो हमने सोचा क्यों नहीं ये शिव तांडव से ही आज का दिन शुरू करें. हाँ? तो मैं थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भूल त्रुट हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं सबसे. देखिए, आप लोग इसको थोड़ा आंख बंद करके सुनिएगा तो और भी मजा आएगा, और क्या क्या फील हुआ उसके बाद मैं पूछूंगा. रेडी? थैंक यू. हेलो 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 हेलो. हाँ, ठीक है. जटा जमीद लज्जल प्रवाह पावित स्थले बलेमलंबितं भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनाद वड्डमर्वयम चकार चांड तांडवम तनुतु नः शिवम शिवम. जटा कटाह संभ्रम भवन्निलिंब निर्झरी विलोम विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धर 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 ज्वलल लाट पट्टमावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिशरम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जड़ा भुजंग पिंगल स्मरत मम मणि प्रभा सदंब कुंकुम द्रगा प्रलिप्त दिग्गधूमुके मदांत सिंधु रसपुर दगुत्थरीय मेदुरे मनोविनोद मधु
भूतम बिभर्त भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड आफ्टरनून ऑल ग्रेनेटर्स। ये जो बात सुना आप लोगों को फीलिंग्स कुछ आया, कुछ आदमी लोगों के कैसा कुछ लगा सुनने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नेगेटिव फीलिंग बोलिए। नहीं है। अंदर से ताकत आने से, अंदर से फील हो रहा था। ये होना चाहिए। आप बोलने से पहले और बोलने के बाद अभी मुझे लग रहा था मैं इससे पहले सो रहा था, अभी जाग चुका हूँ। यस, क्योंकि ये सर्टेन एनर्जी देता है, सर्टेन एनर्जी देता है। ये एनर्जी है वाइब्रेशन एनर्जी, लेकिन कोई हल्ला मच जाएगा तो वो एनर्जी क्रिएट नहीं होगा। ये एक सिस्टमिक रिदम है। मैं नहीं जानता कि शिव तांडव कौन बनाया, बट जो भी बनाया वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है। तो मैं इस साइंस को दूर में रखने की कोशिश नहीं करूंगा। रावण ने बनाया। देखिए वो बात अलग है, बिकॉज वी आर द साइंटिस्ट। मैं रावण को नहीं देखा है कि उसका कितना बड़ा मूंछ था, क्या कितना बड़ा दाढ़ी था। देखा है कि 10 मुंडा वाला कोई आदमी था, लेकिन मेरे पास कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है ना। ऐतिहासिक कोई एविडेंस नहीं है कि मैं रावण का कोई थीसिस लेके आऊं जहां पर रावण ने लिखा होगा। तो इसीलिए मैं बोला कौन बनाया, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं किस फ्रेम पे ये बना हुआ है। ये आध्यात्मिक विचार है, वो कोई मानता भी है, कोई नहीं मानता भी है, इसीलिए मैंने नहीं बोला। तो बात है कि हमारा जो रेनेटस का जो नोवा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लेके मैं कुछ बोलने वाला हूं, विच इज वेरी मच टेक्निकल। मैं चाहूंगा कि आप सब इस प्रोडक्ट का जो जो आपको डिफिकल्टीज आया या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आया वो निर्द्विधा हमसे शेयर करेंगे, ठीक है? तो हमको इसके बारे में टेक्निकली चर्चा करने में और भी मजा आएगा। सो फर्स्ट, ये तो आप सही जानते हैं कि मैंगोस्टीन इज अ दैट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, सुपर नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में मैं अलग से कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग जितना वैल्यू ऐड कर चुके हैं मैंगोस्टीन के बारे में वो काफी है। लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा जो शायद आप जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे। बात है कि इसका जेनथॉन्स, इसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स। देखिए मैं थोड़ा दिखाता हूं आपको। देखिए मैंगोस्टीन का पर 100 ग्राम का क्या क्या एक्चुअली फार्मास्यूटिकल्स वैल्यूज आपके उठ रहा है, मिनरल्स वैल्यू क्या क्या है। ये पूरा चार्ट नहीं है, एक सिंपल चार्ट है। पूरा चार्ट हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, कम से कम 2000 एलिमेंट के साथ। अभी बोलेंगे तो पूरा रात हो जाएगा बोलते बोलते, इसीलिए छोटा चार्ट बोल के मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर देखिए थियामिन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, सोडियम है। ये मैं कुछ कुछ चीज के ऊपर आपको फोकस कर रहा हूं। सोडियम जो है, कौन बोल सकते हैं कि सोडियम किसके लिए जरूरी है हमारा बॉडी में? नहीं, थोड़ा बहुत। यस, दैट इज नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2-3 कैटेगरी का डिजीज आता है। अल्जाइमर आता है, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आता है, जिसमें आदमी लोग कुछ कुछ चीज भूल जाते हैं। उसके लिए हम लोग को
टेस्ट करना पड़ता है। क्या टेस्ट? सोडियम टेस्ट करना पड़ता है। तो सोडियम डेफिशिएंसी के कारण न्यूरॉन में सिग्नल नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता जानते हैं? सोडियम प्लस है, Na+, कभी देखा? हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये क्या करता है? अपना एनर्जी को न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है। इसीलिए ये सोडियम हमारे न्यूरॉन के लिए बहुत ही महत्वकारी एलिमेंट है। ये सोडियम देखिए 7 मिलीग्राम, अगर मान लीजिए 70 मिलीग्राम हो जाता तो क्या होता? दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी। कोई भी चीज ज्यादा जरूरी नहीं है हमारा बॉडी के लिए। ये भगवान और ईश्वर ने हम लोगों को जैसे बनाया उसी हिसाब से हम लोग अगर हमारा बॉडी को देखेंगे तो हमको सोडियम का लेवल 30 to 50 के रेंज में ही मिलना चाहिए। इसीलिए हम बाहर से जो इंटेक करेंगे थ्रू मेडिसिन, वो इसका 4 या 5 टाइम्स कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदमी अपने खाने में जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसमें भी सोडियम हो सकता है। तो फिर हमारा ये सोडियम लेने की क्या जरूरत है? कौन बोल पाएगा? जानते हैं? वो सोडियम जो लेते हैं दैट इज एमालगमेट सोडियम, मतलब वो सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ मिला रहता है और हमारा ये फिल्टर्ड है। हम ऐसे ही मैंगोस्टीन को लेके जूसर में पका के उसका रस निचोड़ के सर्विंग में नहीं देते। दैट इज इट साइंटिफिक। हम उसको BS2 लैब में उसको फिल्टरेशन करते हैं, 9 टाइप फिल्टरेशंस, तब जाके ये सोडियम निकलता है। तो दिस सोडियम इज प्योर सोडियम विच अगेंस्ट हमारा मैंगोस्टीन में वो रहता है। इसीलिए उसका थेरापेटिक डिलीवरी बढ़ जाता है। नहीं तो हर कोई अपना जो सब्जी खाते हैं या फल खाते हैं उधर से प्योर सोडियम ले सकते थे, उसको बाहर से लेने की कोई जरूरत ही नहीं होता था। He did not need any type of elements of material, minerals and materials from the outside, from the foods and anywhere. He did not need to take any elements or the supplements, है ना? So ये सोडियम कितना पावरफुल है? अभी पोटेशियम है। पोटेशियम बहुत ही पॉइजनस मटेरियल है, जानते हैं तो। लेकिन यही पॉइजनस मटेरियल हमारा शरीर में जरूरत होता है कुछ एमाइनो एसिड्स के लिए। उसका भी एक सर्विंग एलिमेंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए। यह पॉइंट ऑफ क्वांटिटी इसका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, इसको बढ़ाता है। इसके साथ इसका कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है इसमें एक मैं बात कहना चाहूंगा, बिकॉज आई एम सेइंग अबाउट द ट्रूथ। ये जो कैल्शियम है ये बेसिकली फ्रुक्टोज से निकलता है ना? फल है ना? तो फ्रुक्टोज से जो कैल्शियम निकलेगा ये हाईली कंज्यूमेबल फॉर ह्यूमन सेल, बॉडी नहीं, सेल, लेकिन नॉट टू मच एसेंशियल, नॉट टू मच एसेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके साथ D3 रहना चाहिए, विटामिन D3, तब जाके ये काम करेगा। गॉट इट माय पॉइंट? एक चीज जान लीजिए, ऑर्थोआर्थराइटिस या रिमोटेड आर्थराइटिस जो भी डिजीज है, 30 बरस के ऊपर कोई भी लेडी अगर सिर्फ कैल्शियम लेता है तो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसको D3 चाहिए, विटामिन D3, जो कि मैंगोस्टीन में मिलता है। तो मतलब कॉम्बिनेशन देखिए, D3 के साथ हमने कैल्शियम को पैक कर दिया। तो मतलब ये
आर्थराइटिस के ऊपर काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? राइट? इसका एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। आम का रस मतलब आम पेट से निकल के लेके आया और उसको जूस लगा के, जूस घुला के उसको पी लिया, इसका मतलब आम का रस खा लिया प्योर। ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि उसमें टॉक्सिन नाम का एक चीज रहता है। वो टॉक्सिन को एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसको 9 स्टेज 10 स्टेज फिल्टरेशन करके ही निकाला जा सकता है। तब जाके वो प्रोडक्ट गुणवत्ता में आगे जाता है। और इसी जगह पर हर कोई कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वालिटी का दावा करते रहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? और इसी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके हर कोई प्रोडक्ट अपना गुणवत्ता दिखा पाता है। मींस उसका थेरापेटिक डिलीवरी, उसको खाने के बाद क्या होगा वो दिखा पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद यहां पर देखिए जिंक आ रहा है, जिंक लास्ट में देखिए जिंक है। ठीक, तो जिंक लास्ट में देखिए, जिंक जो है, ये जिंक अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसमें बहुत ही महत्वकारी एलिमेंट्स है। जो जिंक चाहिए वो नेचुरल जिंक इधर मिलेगा मैंगोस्टीन में। आप तो जान ही चुके हैं कि मैंगोस्टीन फुल ऑफ जैंथॉन्स, 200 के प्लस के ऊपर जैंथॉन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है, जिसमें 43 टाइम्स का जैंथॉन्स इधर ही मिलता है। अल्फा मैंगोस्टीन, नॉन मैंगोस्टीन्स, ऐसा बहुत सारा जैंथॉन्स, थीटा मैंगोस्टीन्स, बहुत सारा मैंगोस्टीन्स इधर से मिलता है। जो मैंगोस्टीन डायरेक्ट सेलुलर लेवल में काम करता है और सेलुलर लेवल में जाके ऑक्सीजनेटिव इंपल्स को बढ़ा देता है। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो वो बढ़ने से क्या होगा? वो बढ़ने से क्या होगा? मान लीजिए कोई बंदा का शरीर में कोई जगह पर दर्द हो रहा है। दर्द होने का मतलब क्या है? कोई बोल पाएगा? दर्द होने का मतलब क्या है? क्यों दर्द हो रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन बंद क्यों हुआ है? ड्यू टू फैट मे बी। बैड कोलेस्ट्रॉल could be trauma. ब्लड No. में ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं। नो, ऐसा हो सकता है कि ब्लड वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है, सिंपली बात। तो ब्लड वहां पर सिंपली पहुंच नहीं क्यों पा रहा है? टॉक्सिन के लिए इसका बहुत सारा कॉजेस हो सकता है। वन ऑफ द मेन कॉज, उसका ब्लड क्लॉट हो गया होगा, थ्रोम्बोसिस जनरेट किया हुआ होगा। इसको थ्रोम्बोसिस बोला जाता है, ब्लड क्लॉट होना। थ्रोम्बोसिस, एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अभी थ्रोम्बोसिस क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई के कारण नहीं हो पाता है। इसमें जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स अचानक उसका फिल्टरेशन रेट गिर जाता है। अगेन उस टॉक्सिन के लिए, कोई बोल रहे थे ना टॉक्सिन, तो टॉक्सिन के लिए फिल्टरेशन रेट जब गिर जाएगा तो वो ठीक से ब्लड को छांट नहीं पाएंगे, तो ब्लड क्या होगा? मोटा होता जाएगा, है ना? आप अगर ब्लड को ठीक से, पानी को अगर ठीक से छान नहीं पाओगे तो पानी के अंदर इंप्योरिटी बढ़ता जाएगा। इंप्योरिटी बढ़ेगा तो मतलब उसका ओवरऑल मास बढ़ता जाएगा। ओवरऑल मास अगर बढ़ेगा, फ्लो में स्लो आ जाएगा। तो ऐसे ब्लड धीरे धीरे स्लो होता है। अभी इसमें एक पॉइंट है ऑक्सीजन सप्लाई, इसमें और एक पॉइंट है ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा तब ये फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? ऑक्सीजन हल्का है और सोडियम आयन है या जो भी मिनरल्स है, जो
हायर पॉजिटिव एलिमेंट में है, मान लीजिए कि सोडियम प्लस, Na प्लस, Ag प्लस, ये जो प्लस प्लस टाइप का पॉजिटिव आयंस है जितना, ये खींच नहीं पाएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन माइनस है तो बाइंड नहीं कर पाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी का अगर फोन बज रहा है तो प्लीज उसको साइलेंट मोड पे रखिए, मेरा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू फॉर दैट। तो जब भी वो पानी ठीक से नहीं बह पाता तब जाके वो ब्लड जम जाता है। अगर ये क्लॉट हो जाता है उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। अगर ये क्लॉट नहीं होकर शिथिल हो जाता है उसको पेनिट्रेटिव एरिया बोला जाता है, जिसमें पेन होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई उस सेल को नहीं मिल रहा है, तो वो सेल ऑक्सीजन के लिए कतरा रहा है, उसका इरिटेबल ट्रेमलिंग हो सकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन चाह रहा है, सेल नहीं मिल रहा है। तो वहां पर एक एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है सेल का, जिसको सेंस करता है हमारा न्यूरॉन, और पिट्यूटरी में जब जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब जाता है वो सिग्नल, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खबर आता है भाई उधर कुछ गंडगोल है। अगर वो जोड़ों पे है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, अगर वो घाड़ पे है तो उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्डिलाइसिस बोला जाता है। सो इसका डिफरेंट कारण हो सकते हैं, नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। तो इसमें अगर हमारा मैंगोस्टीन काम करता है तो कितना पैरामीटर को देखना पड़ता है। एक, ब्लड को सही ढंग से लेके जाना पड़ेगा, मतलब थीन करना पड़ेगा। ज्यादा थीन हो जाएगा तो भी मुश्किल है, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी मुश्किल है। तो मतलब ब्लड का जो थीनिंग लेवल है वो एक सही ढंग से जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, तब जाके ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगा और दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ये सब धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। सॉरी, मेरा प्रधानमंत्री से फोन आ गया है, तो मैं अभी बंद कर देता हूं, है ना, क्योंकि मैं इस वक्त जहां पर खड़े हूं वो प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं है। थैंक यू फॉर दैट। तो आप लोगों का मैं तो आप समझ रहे हैं मेरे पास कि आप लोग है, से वही समझाने के लिए मैं ये बात बोला कि प्रधानमंत्री से कुछ एरिया पे आप लोग कम नहीं है, बिकॉज यू आर द पर्सन कैन मेक द हिस्ट्री। एंड आई बिलीव दैट प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगा so you can create the history. अपना दुनिया खुद से बनाओ। बाज को देखा है कभी? बाज बाज जब उड़ता है ना तब ऊपर आसमान से उड़ता है। अगर रेन भी हो जाता है ना उसका शरीर में कोई पानी का छींटा भी नहीं गिरता है, क्योंकि वो जानता है कितना हाइट उसको लेना पड़ता है। वो इसीलिए गगन के ऊपर से निकलता है। नीचे में जितना चाहे रेन हो जाए लेकिन उसका गति कम नहीं होता। चाहे जितना भी भूचाल आ जाए उसका गति को रोकने वाला कोई बंदा आज तक पैदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से मेरे सामने जो आदमी लोग बैठे हैं ये एक एक बाज की तरह है। आई होप कि आपके अंदर उस लेवल का नॉलेज है, पोटेंसी है, जिसको मैं मेरे तरफ से सिर्फ एक नॉलेज का दिया जलाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम सिर्फ यही तक सीमित है, बाकी तो सब आपका। थैंक यू। तो बात है, यह है ज़ैंथोन का कॉम्बिनेशन। ये ज़ैंथोन का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए ऑक्सीजन है, देखा ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव एलिमेंट पे है, मतलब ये नेगेटिव पोल्स। जब इसके साथ और एक ज़ैंथोस पकड़ेगा तब इधर एक बाइपोलर बॉन्ड बनेगा, जैसे एक डबल बॉन्ड हुआ है।
देखा, Yes. ये डबल बॉन्ड होते होते ये निकल जाएगा। तो ज़ैंथोन कैसे काम करता है, मैं शायद आपको एक लाइट दे चुका हूं। अभी ये सेल पे जाके क्या करेगा, ये ऑक्सीडेटिव करेगा, ये कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएगा, बेंजीन स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, और बेंजीन स्ट्रक्चर है कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जो भी काम करेगा वो थ्रू ऑर्गन से वो करके करेगा। जहां पर मान लीजिए कोई भी नेगेटिव आयन ज्यादा है, पॉजिटिव आयन वाला हो, कि मान लीजिए जैसे आपका पोटेशियम हो गया या लेड हो गया बॉडी पे, तो ये क्या करेगा, वो पॉजिटिव आयन को पकड़ लेगा, पकड़ के पूरा बॉडी में घूमेगा, क्योंकि ये ज़ैंथोन बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल में है ना, आप देख नहीं पाओगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल में होते हुए ये पूरा बॉडी में जहां जहां पर उसका नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा उसी को पकड़ लेगा, और ऑक्सीडेटिव करते करते सेल के अंदर घुस जाएगा। और सेल जैसे ही ऑक्सीडेटिव होगा, सेल के अंदर 3.4 into 10⁻22 EMU एनर्जी जनरेट होगा। ये एनर्जी जनरेट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हर कोई जगह पर तो एनर्जी जनरेट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन एंड थ्रू न्यूरॉन सर्कुलेशन, यहां पर 2-3 कैटेगरी का ट्रांसमिशन है, पूरा बॉडी पे छोड़ेगा। आपको अगर मेरा कोई टेक्निकल समझ में नहीं आता है तो हाथ उठाइएगा, ठीक है ना, मैं फिर से समझा दूंगा। तो ओवरऑल क्या है, जब एनर्जी फुल बॉडी पे जाएगा तो वो आदमी तरोताजा महसूस करेगा। सो द मैंगोस्टीन कैन वर्क ऑन द एनर्जी लेवल ऑल्सो। कैसे एनर्जी लेवल में काम करता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी जी। कोई क्वेश्चंस? या प्लीज। ज़ैंथोन नेगेटिव एलिमेंट्स को पकड़ लेता है, तो पकड़ लेकर पूरा बॉडी में घूमता है, तो उसको बाद जो बोला ये मुझे समझ नहीं आया, कैसे पकड़ लेकर पूरा बॉडी में घूमता है और ऑक्सीजनेट करके सेल में घुस जाता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन है ना, समझ में आ गया, आप बैठ जाइए। ये जो ऑक्सीजन O है, O मतलब माइनस, OH16 माइनस, H2O H प्लस OH माइनस, तो O माइनस होता है H प्लस, तब जाके H2O बनता है, पानी बनता है सर्टेन टेम्परेचर। तो इसमें ये O जहां जहां पर इसका पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा उसी को पकड़ के निकल जाएगा। इसमें 2 कैटेगरी का प्रॉब्लम आ सकता है, एक अच्छा एलिमेंट, एक नेगेटिव एलिमेंट। अभी अच्छा एलिमेंट के लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपके तरफ से आना चाहिए था। देखा कि आपने कोई कुछ बात नहीं किया, इसलिए मैं ही बोल देता हूं। अच्छा एलिमेंट जब आएगा, मान लीजिए यहां पर सोडियम आया, सोडियम तो अच्छा है बॉडी के लिए, लेड खराब है बॉडी के लिए, है ना। तो जब ये सेल में जाएगा, ये सेल में जाने का एक रास्ता है, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये दोनों कैटेगरी का प्रोसेस है जिसमें ये सेल के अंदर घुसता है। तो अगर ये अच्छा चीज है तो सेल में फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस में अगेन हमारा लिवर डिटर्मिनेशन करता है किसको घुसाना है किसको नहीं घुसाना है, क्योंकि लिवर इज द सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, है ना, एंड फर्स्ट ब्रेन इज आवर न्यूरॉन। तो जो अच्छा एलिमेंट है उसको फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस फुल प्रोसेस से सेल के अंदर घुसा लिया, और जिसको खराब एलिमेंट है हमारा बॉडी के लिए उसको फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस प्रोसेस से ही घुसने नहीं दिया, और उसको एमालगमेट करके छोड़ दिया। अभी वो घूम रहा है, कहां जाके गिरेगा, कहां जाके, किडनी में जाके गिरेगा। कहां पर, वहां पर जाल है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, राइट। तो वहां पर उसने उसको पकड़ लिया, और ये घूमते घूमते अपना आप एमालगमेट होता जाएगा, टॉक्सिन बनता जाएगा, ठीक है।
और खाने का जो खराब चीज है ये कैसे घूमता है बॉडी पे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैंथ्रॉन से घूमा, अभी बहुत सारे जो एलिमेंट्स है ऐसे ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स को पकड़ता है, टॉक्सिन को पकड़ता है, यूरिया को पकड़ता है। पकड़ने के बाद वो क्या करता है, डायरेक्ट ग्लोब्यूल्स में जाके अटक जाता है। वहां पर किडनी फिल्टरेशन रेट केएफआर से पता चल जाएगा, वो एक टेस्ट है। किडनी फिल्टरेशन रेट से पता चल जाएगा कि बंदा इस शरीर में ज्यादा टॉक्सिन है कि नहीं है। सिंपल बात, केएफआर करो, समझ में आ जाएगा तुम्हारा बॉडी में कितना टॉक्सिन है। या तुम्हारा किडनी ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है तो मतलब आपका किडनी नॉर्मल किडनी से खराब हो चुका है। किडनी फिल्टरेशन रेट से पता चलता है। अगर वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता है तो मतलब आपका किडनी का वो फिल्टर अभी नहीं रहा। अगर किडनी का फिल्टरेशन रेट सही है तो किडनी से कोई भी नेगेटिव चीज वहां पर जमा नहीं हो पाएगा, वो निकल जाएगा। कहां पर निकल जाएगा, इंटेस्टाइन में निकल जाएगा। इंटेस्टाइन में निकल जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में निकल जाएगा। अभी इंटेस्टाइन में जब निकल जाएगा तब इसको निकालने के लिए और एक बंदा खड़ा है, वो है फाइबर। अभी फाइबर में दो कैटेगरी है, एक है सॉल्युबल फाइबर, एक है इनसॉल्युबल फाइबर। तो जो प्रोडक्ट गुणवत्ता में सही है उसको सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों का ही सम्मिश्रण होना चाहिए। क्यों? इसमें सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये सॉल्युबल फाइबर का फंडा है। ये सॉल्युबल फाइबर कैन डिसॉल्व इन वाटर and gastrointestinal fluid. When it enters the stomach and intestine, it transfers into gel-like substance which is digested by bacteria and large intestine. Intestine का दोनों पार्ट है, एक स्मॉलर इंटेस्टाइन एक लार्जर इंटेस्टाइन। पहले स्मॉलर इंटेस्टाइन से पकड़ के वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। सिंपल बात है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अरे ठीक है, थैंक यू। तो स्मॉलर इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तब ये मल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? सारा बॉडी का टॉक्सिन उधर जमा होता है और फिर से एमालगमेट होके पेप्टिक एसिड से पच के वो धीरे धीरे अपना शरीर में एक ऐसा एमालगमेट सब्सटेंस बनाता है जिसको हम मल बोलते हैं। और इसमें दो कैटेगरी का सब्सटेंस है, जो कि स्मॉलर कैटेगरी का सब्सटेंस है, एक लार्जर कैटेगरी का सब्सटेंस है। लार्जर कैटेगरी का सब्सटेंस मल बनता है और स्मॉलर कैटेगरी का सब्सटेंस क्या बनता है? यूरिन। यूरिन बनता है ना? उससे भी टॉक्सिन निकलता है। और एक निकलता है, बोल सकते हैं कहां से? पसीना, राइट, स्वेट। उससे और भी छोटा जो होता है टॉक्सिन वो निकलता है स्वेट से। ठीक, समझा? अभी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है? खाने से लिया, उसने क्या किया, वो पानी में घुल जाता है तो मतलब शरीर में हर जगह पर घुल जाएगा और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन कर देता है। तो मतलब ग्लूकोज जो लेवल है इसको कम करने में ये सॉल्युबल फाइबर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, ये इनसॉल्युबल फाइबर भी हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने में हेल्प करता है, लेकिन उतना कैटेगरी का नहीं जितना सॉल्युबल फाइबर करते हैं। ठीक, अभी सॉल्युबल इनसॉल्युबल का कॉम्बिनेशन देखिए। इनसॉल्युबल फाइबर कोई भी एसिड से, कोई भी पानी से घुल नहीं जाता। इनसॉल्युबल फाइबर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर और एनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल फ्लूइड। गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल फ्लूइड मतलब हमारे शरीर में क्या क्या एसिड बनता है आप जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद
पेप्टिक एसिड, बहुत सारा एसिड बनता है। तो पकड़ के चलो कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, है? स्ट्रॉन्ग एसिड में भी इसको अगर घुला देंगे तो ये सॉल्यूबल नहीं है। वीक एसिड HCl, क्लोरीन का कितना होगा, शायद 35 होगा और उधर 36, बहुत ही छोटा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह नहीं, ये 32 O16 मतलब O68 मतलब 16 मतलब 68 होगा, 16 4 16 68 और 68 उधर 32 मतलब इधर हुआ 32 तो 68 मतलब 90 H2 वो 94 का 94 के आसपास आएगा, जो भी है। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन द HCl, है ना। तो उसमें भी सॉल्युबल फाइबर डाइल्यूट नहीं होगा। ये दिखाता है कि इस प्रोडक्ट कैन कंटेन इनसॉल्युबल फाइबर। अभी इनसॉल्युबल फाइबर मिलता कहां पर है? लो कैटेगरी का इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है, हाई कैटेगरी का इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। हाई कैटेगरी का इनसॉल्युबल कहां मिलता है जानते हैं आप? कोई आइडिया? फ्रूट का जो स्किन होता है ना, स्किन खोसा, यस। तो फ्रूट का जो नट का, बादाम का जो स्किन आता है ना, उसमें हाई क्वालिटी का इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। हार्ड जो होता है, हाँ जो स्किन जो हार्ड जो होता है, हाँ, हार्ड स्किन, उसमें इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। और अगर लो कैटेगरी का इनसॉल्युबल फाइबर चाहिए तो कौन सा एरिया पे आपको ढूंढना पड़ेगा, बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, वेजिटेबल्स में अच्छा क्वालिटी का सॉल्युबल फाइबर मिलता है। नहीं, ग्रेन्स नहीं, ग्रेन्स में भी हाई क्वालिटी का मिलता है। फास्ट फूड का है? फास्ट फूड में तो मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया बात बोला, फास्ट फूड उसमें बहुत बढ़िया कैटेगरी का फैट भी मिलता है जो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत ज्यादा टॉक्सिन उसमें है। तो चले आते हैं आपका इनसॉल्युबल फाइबर में। लो कैटेगरी का इनसॉल्युबल फाइबर, आपने कभी भी इशोपुल लिया है? ये बहुत ही भद्दा कैटेगरी का इनसॉल्युबल फाइबर है, जो आप किसी भी एसिड में डुबो दो घुलेगा नहीं, पानी में तो घुलेगा ही नहीं, एसिड में भी घुलेगा नहीं, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इसके लिए ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है, ये इनसॉल्युबल फाइबर हमारा कॉन्स्टिपेशन को फास्ट कर देता है। इसीलिए इशुबगुल को यूज किया जाता है। जब भी पेट का प्रॉब्लम होता है तब इशुबगुल यूज किया जाता है। ज्यादा इशुबगुल ले लिया तो क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट। पेट के अंदर रहेगा नहीं, लेकिन ज्यादा होगा। बार बार आपको मंदिर जाना पड़ेगा, है ना, दर्शन करने के लिए। तो सर बेल जो होता है ना हमारा, इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो अच्छा कैटेगरी का होता है। तो इसीलिए इशुबगुल हमारे इंटेस्टाइन को क्लियर करने में हेल्प करता है। अभी हमारा प्रोडक्ट में जो इनसॉल्युबल फाइबर है, ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट करके 2-3 वीडियो हम आपको देंगे, बहुत जल्दी देंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि ये सब चीज आपको जानना चाहिए। क्योंकि जहां तक मैंने देखा कि बहुत सारा इमैच्योर कॉन्सेप्ट आपके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही इमैच्योर है। दे आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द साइंस, बट दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर अस। क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये घोषणा करता हूं कि कोई भी बंदा ऐसा अगर करता है तो उसको हम इधर लाके 50,000 रुपया देके सम्मान देंगे, क्योंकि वो दूसरा कंपनी के बारे में जैसे बोल रहा है, उल्टा हमारे कंपनी का नाम ही बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है।
माइक भी बंद हो गया। सुनना नहीं चाहता लेकिन सबको गाड़ी से और है। आ गया। तो बात है, ये जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल का माजरा है, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे कंपनी का घुल रहा है, हमारा घुल नहीं रहा, सब कंपनी के सामने दिखा रहा है आदमी लोगों को। अगर जितना वायरल होगा ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि दूसरा कंपनी का जो फाइबर है उसमें इनसॉल्युबल पार्ट नहीं है। तो इनसॉल्युबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्लेम कर रहा है कि हाँ कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा। अरे क्लियर कैसे होगा? इनसॉल्युबल पार्ट रहेगा तब ना क्लियर होगा, है ना? इनसॉल्युबल पार्ट रहना चाहिए। तो इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? इंटेस्टाइन में जाके स्टोमक से निकलता है, ये बहुत ही छोटा कण होता है, स्टोमक से निकलकर इंटेस्टाइन में जाते, उसका डायरेक्ट काम है सीधा स्टोमक फिर इंटेस्टाइन फिर बॉडी से निकल जाओ। वो सारा बॉडी में नहीं घूमता, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, उसको कोई फ्लो करके नहीं जा पाएगा। ब्लड भी कैसे फ्लो करेगा उसको? वो तो वेट में बहुत बड़ा है, जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको कोई नहीं जा पाएगा। उसका उम्र थोड़ा वजन में ज्यादा है, तो उसको कौन लेके जाएगा? आपको मैं अगर बोल दूं कि एक हाथी को लेके घूमो सारा दिन, आप क्या घूम पाओगे? लेकिन आपको बोलेंगे बच्चा को लेकर घूमो, तो आराम से घूम पाओगे। तो वो हाथी जैसा है ना, तो वो किसी को बोल नहीं पक सकता कि भाई मेरे को लेके चलो हार्ट में, मेरे को लेके चलो किडनी में। वो किडनी का रास्ता पकड़ता है, सॉरी, क्योंकि उसमें बड़ा नल होता है, क्योंकि उधर से पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होता है, तो इसलिए बड़ा नल होता है लार्जर इंटेस्टाइन में। तो स्मॉलर इंटेस्टाइन से लार्जर इंटेस्टाइन में घुसता है। अभी जब घुसता है तब वो छोटा छोटा कण झाड़ू की तरह यूज करते हैं। बाड़ी के घर में झाड़ू देते हैं ना आप लोग, लेडीज लोग, तो क्या करते हैं झाड़ू में? और जो झाड़ू का जो ब्रिसल्स है वो बहुत ही बड़ा होता है, और जो छोटे छोटे जो डस्ट है उसको भी पकड़ लेता है और एक जगह पर जमा करता है। तो वो जब गिरता है स्मॉलर इंटेस्टाइन से लार्जर इंटेस्टाइन में, वो झाड़ू का ही काम करता है। जहां जहां पर उसको एमालगमेट चीज मिलेगा, उसको पकड़ के वो एक जगह पर लाके खड़ा कर देगा। और इसके बाद होता है पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। ये अगर आर्किमिडीज का रूल के ऊपर डिपेंडेबल है, ये थोड़ा बाद में बताएंगे, लेकिन ये पकड़ के चलो, वो प्रेशर का डिफरेंस होता है और वो पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट धीरे 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 इंटेस्टाइन से निकल के एकदम सीधा नीचे में द्वार में आता है, आपको प्रेशर लगता है और आप निकाल देते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये एक्चुअली इनसॉल्युबल फाइबर काम करता है। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। तो डायरेक्टिव फाइबर हो गया। अभी इफेक्ट ऑन स्किन, हमारा डार्विस लेयर में भी इसका इफेक्ट है। सिर्फ मैंगोस्टीन नहीं, साइबेरियन जो जिनसेन है, ये देखिए हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों के ऊपर काम करता है। तो देखिए अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज किया होते तो क्या प्रॉब्लम होता? सबका प्रेशर लो हो गया होता। अभी लो प्रेशर वाला भी वो एक डिजीज है, माय फ्रेंड्स। तो लो प्रेशर को भी मैनेज करना होता है। सो वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशन प्रेशर मैनेजर, यस, प्रेशर मैनेजमेंट। हार्डन द आर्टरीज, साइबेरियन जिनसेन क्या करता है? हार्डन द आर्टरीज को क्लीन करता है। ट्राइग्लिसराइड अगर बन जाएगा तो आर्टरीज के अंदर देखिए ऐसे होता है, ये नॉर्मल आर्टरीज है, ये ब्लॉक्ड आर्टरीज है। ये अगेन इसको कोलेस्ट्रॉल की तरह नाम दिया जा सकता है, लेकिन इसमें फैट भी होता है, सिर्फ ओनली कोलेस्ट्रॉल नहीं। ये फैट भी बहुत कैटेगरी का होता है। कोई जानते हैं किस टाइप का, कितना टाइप का कैटेगरी का फैट होता है? उस दिन बाद में बोलेंगे, अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना?
लेटर बोलेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं ट्रांस फैट बहुत सारा है, फैट का बहुत मतलब लंबा चौड़ा, फैट अनसैचुरेटेड बहुत टाइप, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, बहुत सारा है। इंडियन फैट है, ट्रांस फैटी एसिड। हाँ, ट्रांस फैटी एसिड। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मेरा जब भी कोई बातचीत होगा आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू प्लीज कम्युनिकेट विथ मी। तो देखिए ये जो नॉर्मल आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है, ये हार्डन आर्टरी को भी रिलीज करता है, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड रहे या कोलेस्ट्रॉल रहे, जो भी है, इसका जो निकलता है, कैसे निकलता है जानते हैं? मैं एक बार दिखाता हूं। ऑक्सीजन आ रहा है, इधर घुस जा रहा है ऑक्सीजन, देखा? ये जो ऑक्सीजन ये धीरे धीरे इसको ढीला करते जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में रहता है, हवा, एयर बबल्स। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको ढीला करेगा। अब ढीला होगा तो ये क्या होगा? सस्पेंडेड हो जाएगा। फिर से वो क्या होगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। अभी फ्लो करके किधर जाएगा? फिर वो किडनी में जाएगा। किडनी से क्या होगा? आइदर आपका यूरिन से जाएगा, नहीं तो स्टूल से जाएगा, नहीं तो छोटा करेगा तो स्वेट्स में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पूरा केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना? थैंक यू। तो इसके बाद देखिए, अभी हम लोग इस रेनेटस नोवा का जो प्रोडक्ट है, इसको बनाने से पीछे जो मेथोडोलॉजी लगाया उसका बारे में सोचिए। इसके अंदर फ्लू कंट्रोल करने का, साइबेरियन जींस के अंदर फ्लू कंट्रोल का एक जगह है, इसमें एडाप्टोजेन यूज किया जाता है। हम लोग स्पेशली इसको मॉडिफाई किया, एडाप्टोजेन। ये एडाप्टोजेन क्या करता है? फ्लू, कोल्ड और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर काम करता है। वो अलग से एक मैकेनिज्म है, हर कोई मैकेनिज्म बोलते जाएंगे तो सारा दिन भर होता जाएगा। ठीक है ना? तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता जाएगा। हाँ बोलिए सर। इतना अच्छा सर, मतलब प्रोडक्ट के बारे में क्लास हो रहा है, एक दिन से प्लीज 2 घंटा ओनली प्रोडक्ट डिस्कस बहुत अच्छा। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते जाएंगे ना। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो गंदगी है ये आराम से निकल जाएगा। यस सर, है ना? तो मतलब इनसॉल्युबल फाइबर अगर हमारा प्रोडक्ट में नहीं रहता तो क्या होता आप समझिए। पूरा जमा हो रहा है इंटेस्टाइन में। अभी हम लोग भगवान के भरोसे में है, अगर बंदा का इनसॉल्युबल फाइबर इंटैक्ट ज्यादा है तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्या ऐसे भरोसे में हम लोग नहीं रह सकते? तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ insoluble fiber which is really beneficial for human bodies, especially for the general public, not for the chronic disease, वो हम डेवलप कर दिया ताकि उसको आदमी लोग जब लेगा उसका प्रॉब्लम हो या ना हो उसको इंटेस्टाइन क्लियर में हेल्प करेगा। क्या अभी जो बात है, इसका भी एक नेगेटिव एलिमेंट्स है। किसी में देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इंटेस्टाइन क्लियर होने में, किसी का देखिएगा फटक से हो रहा है। जिसका फटक से हो रहा है उसका मतलब किडनी फिल्टरेशन रेट बहुत अच्छा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, उसका प्रॉब्लम, उसका मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है, उसका ट्राइग्लिसराइड का दोष है, मेरा दोष नहीं है, या प्रोडक्ट का भी कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया? पूरा मतलब क्रिस्टल हो गया ना, क्यों नहीं है? अगर इसको हम बढ़ा देंगे उस बंदे के लिए तो जनरल बंदे का क्या होगा? उसका खराब हो जाएगा, बार जाएगा। फिर से आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा जा रहा है, और उसमें से क्या होगा? फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी निकलते जाएगा, ज्यादा डिहाइड्रेशन कर जाएगा बॉडी। तो उसको कौन ओआरएस देने जाएंगे हम? तो that's why the product has been managed or developed all suitable conditions. नेगेटिव तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि लार्जर बॉडी के लिए जब कुछ बनता है, आज ये वैक्सीन जो बन रहा है इसमें भी मैं गवर्नमेंट को जो भी बोलना होगा मैं बोल दिया हूं, तो इसका भी और बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या हो रहा है? नेचुरल इम्यूनिटी कम हो जा रहा है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बढ़ जा रहा है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब क्या है? अब जब कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिया, वो आपको क्या किया? आपको B1617 जो स्ट्रेन है
जिसको अल्फा कोरोना वायरस बोलते हैं। हम लोग उसको B1617 से जानते हैं। तो B1617 ACE2 रिसेप्टर से घुसता है हमारा बॉडी में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टाइजिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर से हमारा बॉडी में एंट्री करता है। थ्रू सलाइवा एंटर कर सकता है, थ्रू नासोफेरेंजियल कॉर्टेक्स एंटर कर सकता है। अभी थोड़ा वेजिना से भी एंटर कर रहा है, 2-3 केसेस आया है हमारे सामने। छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा आप पकड़ के चलो कि नासोफेरेंजियल कॉर्टेक्स और म्यूकस मेंबर से वो एंट्री कर रहा है। तो जब एंट्री कर रहा है, ये पर्टिकुलरली मारने के लिए इसको ये ACE2 रिसेप्टर का यूज कर रहा है ये वैक्सीन, ये वायरस B1617। तो ये क्या कर रहा है, वो वायरस क्या कर रहा है, हमारे ACE2 रिसेप्टर को पकड़ के एकदम सेल के अंदर घुस जा रहा है। अभी हमारा वैक्सीन क्या किया, ACE2 रिसेप्टर से जिसलिए वो घुस रहा है ACE2 रिसेप्टर को टारगेट करके, हमारा जो बंदा लोग है, जो साइंटिस्ट बंदा लोग, वो ACE2 को ब्लॉक कर दिया। मान लीजिए इस घर में कितना दरवाजा है, 2। ये ACE2 रिसेप्टर इधर से घुस रहा है, वो इसको बंद कर दिया। वो भी एक दरवाजा है, उसको बोलते हैं TMP RSS2। इधर भी एक दरवाजा है, उसको बोलते हैं CL Calu3C। वो तब ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि वायरस तब म्यूटेट नहीं कर रहा था। अब ये वायरस बंदा देखिए, ये भी बहुत फास्ट म्यूटेट करता है, 4.5 घंटे में अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। तो जब ये वैक्सीन के सामने ये आ रहा है, इसके सामने 2 ही रास्ता है। एक रास्ता है खुद मर जाना कि भाई मैं मर गया, मेरा कुछ नहीं है, और दूसरा रास्ता क्या है, उसके साथ दोस्ती बना लेना। अभी दोस्ती कैसे बनाए, उसका भी ORF3 प्रोटीन है, वायरस का भी ORF3 प्रोटीन है, और ह्यूमन सेल का भी ORF3 प्रोटीन है। ORF3 ही ऐसा एक कम्युनिकेशन कनेक्टर है जिससे ये क्या कर रहा है, बाइंड होके वो नया वेरिएंट बना रहा है। उसका नाम है B16172, B16173, B16174, B11282, B11282A, B11282B, B1131CB, ऐसा वेरिएंट आ रहा है। इसी को कभी हम लोग बोल रहे हैं ये यूके स्ट्रेन है, ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, लेकिन ये बेसिकली हो रहा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। म्यूटेड हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के लिए। ये इसीलिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी बढ़ जा रहा है, लेकिन आपका जो नेचुरल इम्यूनिटी वो गिर जा रहा है। तो इसीलिए अभी B16172 617 ACE2 से घुस रहा था, B11282 घुस रहा है TMP RSS2 से। कोविशील्ड कोवैक्सीन उसके ऊपर काम नहीं करे क्योंकि ये तो सैनिक बंदूक लेके खड़ा है ACE2 के सामने। उधर कौन खड़ा है, फाका है ना, सिंपल घुस जा रहा है। तब तो सर वैक्सीन लेना ही नहीं चाहिए। सुनिए, ये तो हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को गोली मार देगा ना। बहुत सारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, Actually, the pharmaceutical company playing some Sir. bloody game. सर डेफिनेटली। They are looking सर, Yes. मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, राइट? इसमें तो पुलिस में, अच्छा, तो मैं मार्च में महीने में मेरा 2 वैक्सीन कंप्लीट हुआ, मतलब फर्स्ट 1 फर्स्ट 2, राइट, सेकंड। लेकिन पिछले साल मेरा कोविड हुआ था, जस्ट मैंने 4 गोली, सुबह 2 और रात को 2, 5 दिन के अंदर मेरा सब नॉर्मल हो गया। क्यों नॉर्मल हुआ, क्यों नॉर्मल हुआ? इनका जो इम्यूनेट इम्यूनिटी है ये रेनेटस नोवा से बढ़ गया होगा। यस, इसका क्या से कैसे पुष्टिकरण करेंगे? नहीं, हाथ ताली देने की कोई बात नहीं है, इसका टेक्निकल समझो। इसका सीआरपी टेस्ट लेना तब जरूरी था। इसका अगर तब सीआरपी टेस्ट लेते पहले, अगर कोविड होने के बाद उसका सीआरपी टेस्ट और नोवा के बाद खाने के बाद 5 दिन के बाद जब कम हो गया होगा, उसका अगर सीआरपी टेस्ट लेते या डी डाइमर टेस्ट लेता, तो डी डाइमर टेस्ट प्रूव्ड that Renatus nova is working. यस, यस, I'm actually focusing on that particular area. That we are delivering therapeutic delivery. यस, ऐसा नहीं स्टोरी है कि भाई ये राजा रानी होता है, फलों का रानी होता है। It's proven the therapeutic delivery. And अगला दिन में मेरा एक टीम है, जो साइंटिस्ट लोगों का टीम है, हम लैंसेट से शुरू करके स्प्रिंजर में भी मेरा नाम आता है। तो फर्स्ट लाइन जो जर्नल है उसमें भी इसको हम खड़ा करेंगे, चाहे जिससे भी मुठभेड़ करना चाहे हम कर जाएंगे। बिकॉज
जब से सिल्वर नैनो पार्टिकल के ऊपर मैंने काम शुरू किया तब से दिल से डर निकाल दिया टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। इसीलिए मैं यूएस से छोड़ के कैलकाटा में आके खड़ा हूं। दैट्स वेरी बेसिक थॉट्स। नहीं तो मेरा यूएस में सैलरी कुछ कम नहीं हुआ करता था। और मैं आपको ये बोल दूं, यूएस में मेरा जो जन्मदिन मनाया जाता था, वो जो बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर जहाज होते हैं, यस, क्रूज में मनाया जाता था, जो मेरे लिए संभव नहीं था, मेरे लिए सपना था। लेकिन मैंने यहां पर आके, यहां पर बैठे हैं गुणीजन जो बहुत पीछे बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, मेरे बहुत ही खास है, तो वो जानते हैं इस जो जर्नी है इसके बारे में, हमारा जो जर्नी है उसके बारे में उनको काफी मालूमात है कि हमने तभी सोचा था कि नैनो सिल्वर पार्टिकल कैन बी यूज फॉर ह्यूमन मेडिकेशंस बाय ओरल टॉक्सिनेशन। और इसका पुष्टिकरण के लिए मैंने चेन्नई का, आप जानते हैं शायद, चेन्नई में एक ही मेडिकल कॉलेज है, क्या नाम है बोलिए तो? नहीं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, उससे आगे, हाँ, पानी, थैंक यू। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस का जो डायरेक्टर है डॉक्टर वीजी मैम, उनके सामने 175 साइंटिस्ट के सामने मैंने इसको रखा। ऑल ओवर वर्ल्ड से 33 कंट्री से साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किया और उनके सामने मैंने सीना तान के बोला कि एक टॉक्सिक एलिमेंट्स दिखा दो सिल्वर नैनो पार्टिकल ह्यूमन कंजेशन में। अगर आप दिखाते हो सर, तो आई डेफिनेटली सोचूंगा कि मेरा जो काम है उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा ऑन योर गाइडेंस। लेकिन वो सेमिनार में ऐसा एक बंदा, 175 साइंटिस्ट में से एक भी साइंटिस्ट खड़ा नहीं हो पाया जो इसका ह्यूमन टॉक्सिनेशन इन बॉडी नहीं दिखा पाया, दिखा पाया, सॉरी, क्योंकि इसका है ही नहीं। तो इट कैन वर्क एज अ मास्टर एंटीबायोटिक। तो मैंने तभी से शुरू किया और उसके बाद बहुत सारा थ्रेट्स भी आया है। शायद इधर और भी 2-3 आदमी है जो जानते हैं मेरे पास क्या थ्रेट्स आया हुआ है, तो इसीलिए मैं वो थ्रेट्स के ऊपर भरोसा करता नहीं हूं, या मानना नहीं रहता क्या क्या थ्रेट्स आया है क्या नहीं आया। लेकिन आदमी के लिए अगर ये गुणकारी होगा तो इसको लाने के लिए मेरा जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा हंसते हंसते। थैंक यू सर। स्किन का सब्जेक्ट, सॉरी, स्किन वाला जो बताने जा रहे हैं, स्किन वाला, हाँ, तो डर्मेटोलॉजी का ये जो पॉइंट है, देखिए मैं आपको जो बोल रहा था ना, स्किन के अंदर से एपिडर्मिस लेयर में मैं दिखाता हूं। हाँ, ये जो एपिडर्मिस लेयर में जो इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, वो कोई भी, मतलब सिस्ट भी हो सकता है या मुहासे भी हो सकता है, स्किन पे ऊपर, गालों के ऊपर, जो भी है, ये एपिडर्मिस लेयर में होता है। ये डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस, यस, इस लेयर पे होता है। इस लेयर एक्चुअली विजिबल है, यस, और ये नॉन विजिबल है, डर्मिस एंड सबस्टेनियस लेयर। अभी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है, ये एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है ना आप लोगों का, हाँ, कि स्किन में रैश अगर होता है या जो भी होता है, इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है, नहीं तो नहीं होता, है ना। तो इन्फ्लेमेशन जब होता है
ज्यादा से ज्यादा डर्मिस लेयर में हमारा डॉक्टर क्या करते हैं, लिवर के ऊपर थ्रो करते हैं, बोले पेट का थोड़ा लिवर के ऊपर थोड़ा टॉनिक दे दो, हमारा यस यस क्यों? ये लिवर ही है जो सीआरपी बढ़ाता है टीएनएफ अल्फा को छोड़ के, ये टीएनएफ अल्फा है। ये प्रोलैक्टिन बी 1B IL6 IL1B 1 बीटा, IL मतलब इंटरलूकिन हार्मोन्स, ILB IL6 IL1 एंड TNF अल्फा, इसी को ये ही एक्चुअली सीआरपी को बढ़ाता है। जब ये इंफॉर्मेशन होता है, इसको कंट्रोल करने वाला हमारा ही ये प्रोडक्ट है जो गुणवत्ता में सीआरपी को डाउन करता है। जैसे मैंने बोला ना, उनका सीआरपी डाउन हो गया, सीआरपी डाउन हो गया, तो ऐसे ही ये सीआरपी को डाउन करता है और आपका डर्मिस लेयर से जो इंफ्लेमेशन है उसको अरेस्ट कर देता है। ये सीआरपी एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन्स ये डाइल्यूट करके इसको सॉल्व कर देता है। ऐसे ही हमारा बॉडी में नोवा काम करता है। आई होप कि आप थोड़ा बहुत, और इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में भी मैं एक बार बोल दूं, इम्यून भी हमारा जो जहां पर एक बार कोविड होके फिर से कोविड हो रहा है, या मान लीजिए फटाक से जब कोविड फर्स्ट टाइम आ रहा है, या जो भी इंफ्लेमेशन आ रहा है, इंफ्लेमेशन आने से ही हमारा टी सेल से ये TNF अल्फा या IL6 कोई भी एक बंदा निकल जाता है ज्यादा, इसको भी कंट्रोल करना होता है। लेकिन जो बंदा कोविड होने के बाद भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, उसका मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म रिलीज हुआ है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म एक्चुअली TNF अल्फा, IL6 बीटा, IL6 गामा, IL8, ये सब जो इंटरलूकिंग हार्मोन है, IL मतलब इंटरलूकिंग हार्मोन, इसीलिए ये एक्चुअली बनता है साइटोकाइन स्टॉर्म। ये साइटोकाइन स्टॉर्म को अरेस्ट करता है और रेनेटस नोवा आपको स्वस्थ जीवन देता है। आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, आज आप लोगों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा और भी स्पीकर बाकी है। आप लोग एंजॉय कीजिए। वन सेकेंड, थैंक यू। यस, मेरा एक यूजर है, इनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा काला स्पॉट बना। বলছি একটু বলছি প্রোগ্রামটা পরপর সিরিয়াসে আছে তো আমরা কোশ্চেন আনসারে গেলে কিন্তু নেক্সট অনেক বড় বড় আরো সাবজেক্ট ये खत्म नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।